हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ, क्लासेस 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री देता हूँ। मैं 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस सेशंस लिए हुए हैं, लाइक सब्जेक्ट कैंप, लाइक करियर काउंसलिंग, लाइक स्ट्रीम सिलेक्शन, like expectation management, time management, crack the board session and so on। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके कुछ लेक्चर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। और इसी चैप्टर का एक कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर देखे हैं तो हमने पहले एक लेक्चर में सबसे पहले बात करी थी कि ऐसा कार्बन में क्या है कि कार्बन के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है और हर कोई जुड़ने के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इतना ज़्यादा कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं कि वो बाकियों का नंबर ही नहीं आने देते। और यही कुछ एलिमेंट्स मिलकर इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स कार्बन के नोन है आज तक और बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं वो सारे मिलकर भी हमारे पास कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से अगर मैं कार्बन को अलग कर देता हूं और 3-4 एलिमेंट और ले लेता हूं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, नाइट्रोजन, ये 4-5 एलिमेंट मिलकर 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। और अगर मैं बाकी की इन एलिमेंट्स को देखूं जिनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सारे मिलकर भी आपस में इतने सारे कंपाउंड्स नहीं बना सकते। तो ये जो नेचर है कार्बन का, इतना यूनिक, इतना वर्सेटाइल, जिस मर्जी के साथ वो बॉन्डिंग बना लेता है, ऐसा क्यों है वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के 2 मेन रीजन हैं जो कार्बन को बहुत ही यूनिक बनाते हैं। सबसे पहला रीजन जो कार्बन को इतना वर्सेटाइल बनाता है वो है एक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन। अगर हम कैटिनेशन को डिफाइन करते हैं तो ये होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। तो अगर हमसे कोई कैटिनेशन की डेफिनेशन पूछता है तो ये क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म different types of long chains। अगर इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में देखेंगे तो ये होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की। ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये सबसे ज्यादा कार्बन के अंदर ऑब्जर्व होती है कि कार्बन के साथ ही कंबाइन करना प्रेफर करता है। तो इट इज मैक्सिमम इन कार्बन। और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, जो आपस में कंबाइन करते हैं, पर वो इतने ज्यादा अच्छे से कंबाइन नहीं करते। सल्फर है, एक के बाद जुड़कर 8 एटम्स तक आपस में जुड़ देगा। सिलिकॉन है जो एक के बाद एक जुड़ता है। फास्फोरस भी कुछ हद तक
जुड़ सकता है, लेकिन कार्बन की तो ऑलमोस्ट कोई लिमिट ही नहीं है जुड़ने की। एक तरह से 5, 10, 15, 20, 50, 60 देखा जाए तो हमने फुलरीन की बात करी थी, उसमें तो 300-400 तक एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो खैर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन की कैटिनेशन की, कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ना बहुत पसंद करता है। लेकिन ऐसा क्यों है? जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है तो उसकी बॉन्ड की ताकत, बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई। वो भी क्यों? कि ऐसा क्यों है कि कार्बन और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी सी स्टिक दे दूं, जैसे आपकी फुल लेंथ वाली पेंसिल, लेट मी टेक अप एन एग्जांपल ऑफ अ फुल लेंथ वाली पेंसिल। दिस इज अ फुल लेंथ वाली पेंसिल, काफी अच्छी लेंथ है इसकी। अगर मैं इसको यहां से पकड़ूंगा, इसको मैं यहां से पकड़ूंगा, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, मैं ब्रेक नहीं करना चाहता, बड़ी अच्छी पेंसिल है, तो मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूंगा। लेकिन अगर ये छोटी हो गई, अब मैं अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो मेरी ताकत पहले से केस में क्या लगेगी? ज्यादा। दैट इज द पॉइंट जहां पे कार्बन एक्ट करता है, कि कार्बन की जो बॉन्ड की ताकत होती है दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, साइज छोटे होने की वजह से इनकी जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो छोटी आती है। अगर बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी तो उसका ब्रेक करना हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल, क्योंकि न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ के रखता है कि कोई इतनी आसानी से इस बॉन्ड को ना तोड़ दे। दोनों कार्बन एटम के न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ के रखते हैं दोनों साइड से, ताकि ये दोनों एक दूसरे से दूर, अलग, जुदा ना हो। इस रीजन की वजह से कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ये साइज एक्चुअली में इतना भी छोटा नहीं है और इतना भी बड़ा नहीं है कि बॉन्ड की ताकत को होल्ड ना रख सके। जरूरत से ज्यादा छोटा होता तो भी दिक्कत होती है, पर यहां पर कार्बन की कार्बन के साथ जो बॉन्ड लेंथ है वो एक बिल्कुल फिट डिस्टेंस है, ताकि न्यूक्लियस दोनों एटम के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ सके, ताकि बॉन्ड की ताकत जो है वो अच्छी खासी है, जिसको तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर कार्बन को एक चीज और पता लगी कि अगर मैं सिंगल बॉन्ड बनाकर अच्छी खासी बॉन्ड स्ट्रेंथ दिखा रहा हूं और मैं कैटिनेशन शो कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं कार्बन और कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बनाऊं? क्योंकि भाई कोवैलेंट बॉन्ड तो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो कार्बन ने क्या किया? अपने आप को एक और ऑप्शन दी और उन्होंने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनाया, इज ऑल्सो हाई। और उन्होंने ये भी देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाया? ट्रिपल बॉन्ड। वो भी बॉन्ड लेंथ जो थी वो छोटी थी, जिसकी वजह से बॉन्ड की ताकत जो थी वो क्या थी? ज्यादा हो गई। और इन तीन तरीके से वो क्या बना सकता है? लॉन्ग चेन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग चेन्स। अब ये जो लॉन्ग चेन्स हैं ये तीन कैटेगरी की हो सकती है। स्ट्रेट चेन, दूसरी होती है ब्रांच्ड चेन, और तीसरी होती है क्लोज्ड या फिर रिंग्स चेन। तो चाहे उनके बीच में सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, तो हमारे पास अलग अलग वैरायटी आ जाती है कि कार्बन जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन की चेन बनाता है। उन चेन में सिंगल बॉन्ड्स भी आ सकते हैं
उन चेन के अंदर एक या दो या तीन से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, और उन चेन्स के अंदर एक, दो या मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। और तीनों केसेस के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन की कार्बन के बीच में क्या है, बहुत ताकतवर है। इसलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी की मदद से या उस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वो लंबी चेन्स बनाता है जिसका नंबर बहुत बड़ा जाता है। तो आई होप आपको कार्बन का वर्सटाइल नेचर बेस्ड ऑन द फर्स्ट मेन रीजन दैट इज कैटिनेशन समझ में आया। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रीजन के साथ। अगला हमारा रीजन है व्हाई कार्बन शोज वर्सटाइल नेचर, वो है बॉन्डिंग कार्बन की दूसरे एटम्स के साथ। अब एक बात याद रखिएगा कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 4। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है तो हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि कार्बन 4 टाइप के बॉन्ड्स बना सकता है या 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो सिंस इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब ये जो वो 4 बॉन्ड्स हैं वो कैसे कैसे बना सकता है मैं आपको वो बता रहा हूं। दैट इज कार्बन चाहे तो सारे सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ये पहला तरीका है कार्बन का। कार्बन चाहे तो 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है और 1 डबल बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन का दूसरा तरीका हो गया। कार्बन चाहे तो दोनों डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ये कार्बन का तीसरा तरीका हो गया। और अगर कार्बन चाहे तो 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता है और 1 ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। यही 4, सिर्फ यही 4 तरीके होते हैं कार्बन के बॉन्ड बनाने के। और ये जो 4 तरीके हैं, कार्बन खुद के साथ तो बॉन्ड बनाता है जो स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू कैटिनेशन, लेकिन जब यही तरीका वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, उनके साथ भी कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ताकतवर होती है। नॉट ओनली कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बट कार्बन का बॉन्ड दूसरे एटम्स के साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और वो दूसरे एटम्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजेंस। हैलोजेंस के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो आते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आते हैं। तो उनके साथ भी इसकी ताकत जो है वो बहुत अच्छी खासी है, जो उसको डबल बेनिफिट दे देती है कार्बन को लंबी चेन और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाने के। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं जब कार्बन जो है वो किस किस टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है। याद रखिएगा कि कार्बन जब भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन के साथ कभी भी वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है, और वो सिंगल बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। वो इस रीजन की वजह से क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन कहता है कि ऑक्सीजन आप दोनों बॉन्ड मेरे साथ ही बना लो, तो वो भी हो जाता है। और कार्बन ऑक्सीजन के साथ चाहे तो वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन फिर उस केस में ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड किसी और के साथ बनाना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग सिर्फ ऐसी रहेगी, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग जो है उसकी ऐसी रह सकती है। और जो हमारे पास अगला एलिमेंट आता है वो है नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन उस केस में नाइट्रोजन को तीसरा वाला बॉन्ड किसी और के साथ बनाना होगा, वो कोई भी हो सकता है। और
कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन फिर उस केस में नाइट्रोजन को आगे 2 बॉन्ड किसी और के साथ बनाने होंगे, चाहे वो डबल हो चाहे वो अलग अलग सिंगल हो। इसके अलावा जो हमारा अगला एलिमेंट है वो है हैलोजन। कार्बन हैलोजन के साथ भी जुड़ सकता है विद अ सिंगल बॉन्ड, जहां पे वेयर X इज हैलोजन, और हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेनली इसके अंदर वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? फ्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ, क्योंकि इन एटम्स का साइज थोड़ा सा छोटा होता है इस वजह से। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है कि कार्बन कार्बन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इस वजह से कार्बन को 4th बॉन्ड किसी और के साथ बनाना पड़ेगा। अब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन को किसी और के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाने पड़ सकते हैं या डबल बॉन्ड भी बना, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये भी हमने पूछ लिया। और अब आप सबके मन में इस लेक्चर के दौरान एक सवाल जरूर आया होगा, सर कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? जो सबसे बढ़िया चीज है, कार्बन और कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड कभी भी नहीं एग्जिस्ट करते इकट्ठे 2 एटम्स के बीच में। उसके पीछे रीजन होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा रीजन क्या है। जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ये उसकी एक बॉन्ड लेंथ है, अज्यूम कर लेते हैं, जो काफी ताकतवर है। लेकिन जब इन्हीं 2 कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बनता है तो ये और पास आ जाते हैं। इससे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ पहले से छोटी हो जाती है। लेकिन अगर हम उन्हीं 2 कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों एटम और पास आ जाते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं कि इनके बीच में एक और बॉन्ड बनाए और ये और पास आ जाए और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले वाले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे वाले एटम का न्यूक्लियस जरूरत से ज्यादा ही पास आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का देने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाले एटम का न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से 4 बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं बन पाते। तो अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की होती है, और सबसे छोटी होती है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इससे छोटी आप लेंथ नहीं कर पाओगे कार्बन और कार्बन के बीच में, क्योंकि दोनों एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल, धक्का देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पहले वाले का धक्का देगा दूसरे वाले के पॉजिटिव न्यूक्लियस को। इस वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में क्या, किसी भी 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड्स नहीं बनते। तो ये 2 रीजंस थे जिसकी वजह से कार्बन वर्सेटाइल नेचर शो करके इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। आप तो बहुत कम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, बट बड़ी क्लासेस में अगर आपका साइंस लेने का प्लान है तो आप जानेंगे कि कितने डाइवर्स, कितनी बड़ी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वाला लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ वर्सेटाइल नेचर समझ में आया।
अगर समझ में आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन बाकी चैप्टर्स के और इस चैप्टर्स के भी मिलते रहे। टिल देन, स्टडी हार्ड। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।